अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करेंगे आज जो मशरक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल है और खदशात ये पाए जाते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो इसराइल के ऊपर हमले किए थे और उसके बाद फिर इसराइल ने जो बर्बरियत शुरू की थी गज़ा में और इवन वेस्ट बैंक में, और वो अभी तक जारी है और हज़ारों की तादाद में मासूम फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं। खदशा ये है कि ये जो तनाज़ा है ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका और बरतानिया ने एयर स्ट्राइक्स किए यमन में जो हूती बागी हैं उनके ठिकानों के ऊपर। और उन्होंने वो हमले क्यों किए? क्योंकि जब से इसराइल ने हमले शुरू किए गज़ा के ऊपर और इवन मगरबी जो पट्टी है वेस्ट बैंक में, वहाँ पर भी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो वहाँ पर जो रेड सी है और जहाँ से ख़ास करके जो इसराइल के जो जहाज़ बहरी जहाज़ वहाँ से तिजारत की गर्ज से गुजरते हैं, तो यमन के जो हूती बागी हैं उन्होंने उनको निशाना बनाना शुरू किया। अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन जो इजरायली शिप्स थे उनको निशाना बनाया गया और इसके अलावा जो इसराइल के इत्तेहादी हैं उनके जो जहाज़ हैं उनको भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उसके बाद में फिर जो अमेरिका और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं उन्होंने एक कोalition बनाया टू इंश्योर के जो रेड सी के अंदर जो शिपिंग लेन्स हैं वो बगैर किसी डिस्ट्रप्शन के जारी रहें। और इस सिलसिले में वो जो हूती बागी हैं उनको वार्निंग भी देते रहे और उसके बाद हूती बागी जो हैं वो उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह स्टांस लिया कि जब तक जो इसराइल है फ़लस्तीन के ऊपर हमले बंद नहीं करता, जो ग्राउंड ऑफेंसिव ख़त्म नहीं करता, तो वो जो इसराइल के जो शिप्स हैं और उसके साथ साथ जो उनके इत्तेहादी हैं उनको निशाना बनाते रहेंगे। तो इस सारे क्राइसिस के अंदर ये हुआ कि जो कई जो शिपिंग कंपनीज़ हैं ख़ास करके जो तेल सप्लाई करने वाली हैं, तो उन्होंने अपना जो रूट है वो तब्दील कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला कि उनको एक लॉन्गर ज़ाहिर है कि रूट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है। और ख़दशा ये पाया जाता है कि अगर इसी तरह से ये डिस्रप्शन रही तो इवेंचुअली इसकी जो कॉस्ट है वो आम सार्फिन को भी बेयर करना पड़ेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर हमने देखा कि यूके और अमेरिका ने मिलकर जो यमन पर बमबारी की और उनको इस चीज़ से डिस्करेज करने के लिए कि वो इस तरह के हमले ना करें। लेकिन दूसरी तरफ जो हूती बागी हैं उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो इसका बदला लेंगे और कभी भी इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। और दूसरा, बहुत से जो सिक्योरिटी माहिरीन है खित्ते के, उनका ये ख्याल है कि अगर अमेरिका और बरतानिया या उनके इत्तेहादी ये समझते हैं कि चंद फ़िज़ाई हमले करने से जो हूतियों की जो कैपेसिटी है टू हिट बैक वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये आई थिंक बिल्कुल भी एक राइट असेसमेंट नहीं है। क्योंकि यमन की अगर आप बात करें तो इवन के सऊदी अरब ने एक जो कोalition बनाया था 2015 में, और जब उन्होंने उस कोalition को लीड करते हुए हमला किया था या इन्वेड किया था यमन के अंदर, जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसको बचाने के लिए, तो उनका यही ख्याल था और एस्टिमेट्स थे कि 1 साल के अंदर अंदर जो हूती बागी हैं उनको वो शिकस्त दे देंगे। और आज आप कह सकते हैं कि 9 साल हो गए हैं, जो हूती बागी हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। तो इसलिए अब जो कंसर्न पाया जाता है, क्योंकि एक जो कनेक्शन है कि जो हूती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ईरान की प्रॉक्सी है, और अमेरिका जो है वो पब्लिकली ये कह रहा है कि जो कुछ हूती रेड सी के अंदर कर रहे हैं उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो ईरान पर आयद होती है, क्योंकि ईरान जो है उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है। और इम्पोर्टेंटली ईरान जो की इंटेलिजेंस है वो हूती जो बाकी हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है रेड सी के अंदर जो शिप्स की मूवमेंट है, और उसकी बुनियाद पर ही वो इसराइल के और जो उनके इत्तेहादी हैं उनके शिप्स को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब जब अमेरिका ने और बरतानिया ने फ़िज़ाई हमले किए हैं यमन के अंदर, तो ये कंसर्न पाया जाता है कि ये जो जंग है इसका जो दायरा है वो बढ़ सकता है। और अमेरिका दो कि उन्होंने हमला किया, वो बार-बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनका हरगिज़ ये इंटेंट नहीं है कि बाकी जो खित्ता है वो जंग की लपेट में आ जाए या इस कॉन्फ्लिक्ट वो इनलार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा है
कि ईरान जो है वो इनकरेज कर सकता है जो अपनी प्रॉक्सीज हैं खित्ते के अंदर, कि वो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को निशाना बनाएं। तो इस तनाजुर में जो डेवलपमेंट हुई है कि सबसे पहले जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, वो टेलीफोन पे बात करते हैं जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं एस जे शंकर, और उनकी टेलीफोन पर बातचीत के बाद अब ये खबर आई है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो हंगामी तौर पर दौरा कर रहे हैं ईरान का। 15 तारीख को वो ईरान जा रहे हैं, और लोग और जो ज़ाहिर है कि जो खित्ते के माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि लगता ये है कि जो हंगामी तौर पर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ईरान का दौरा कर रहे हैं, उसका एक मकसद अमेरिका की तरफ से ईरान को ये पैगाम पहुंचाना है कि यमन में जो उन्होंने फ़िज़ाई हमले किए हैं, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ये इंटरेस्ट रखता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को इनलार्ज किया जाए। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जा रहे हैं, और उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि अमेरिका इस तरह की दिलचस्पी नहीं रखता। अब इम्पोर्टेंटली इसके अंदर जो कुछ रेड सी के अंदर हो रहा है उससे भारत की जो तिजारत है रेड सी से वो भी मुतासर हो रही है, और इसलिए भारत का भी इंटरेस्ट है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनलार्ज ना हो। अब इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये एक एलिमेंट है कि क्या ईरान जो है वो भारत की बात सुनेगा अमेरिका के कहने के ऊपर। ये बात हम जानते हैं कि ईरान और भारत के बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हालिया सालों के अंदर जो रिलेशनशिप में माजी में गर्मजोशी थी वो अब गर्मजोशी नहीं रही। ईरान के कई जो ऑफिशियल्स हैं वो ये समझते हैं कि भारत जो है वो बाकायदा तौर पर अमेरिका के कैंप में चला गया है, और अमेरिका और ईरान का जो आपस में एक पुरानी राइवलरी है तो उसके अंदर जो भारत है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। और दूसरी तरफ ईरान का जो झुकाव है अगर आप देखें वो रूस और चीन की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है। तो इसलिए दो के जो भारत के वज़ीर ख़ारजा दौरा तो कर रहे हैं ईरान का, लेकिन वो दौरा कितना सूदमंद साबित हो सकता है ये आई थिंक आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अंदर एक और जो अहम डेवलपमेंट है कि जब जो हुती बागी हैं रेड सी के अंदर इसराइल और जो उनके इत्तेहादी हैं उनके शिप्स को निशाना बना रहे थे, और जब ये कोalition बना तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भी अप्रोच किया कि पाकिस्तान भी इस कोalition का हिस्सा बने। लेकिन अब जो सरकारी ज़राए हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यस, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये कोalition ज्वाइन करने का कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी ऐसे कोalition का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी जो इस तरह का जो इत्तेहाद है जो रेड सी के अंदर जो हुती बागी हैं उनको रोकने के लिए जो बनाया गया है उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। लेकिन लेट्स सी कि अब जो ये हेक्टिक डिप्लोमेसी हो रही है ख़ास करके यमन पर फ़िज़ाई हमलों के बाद, इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मिडल ईस्ट जो है इज़ क्लियरली ऑन द एज, और दो कि ईरान भी नहीं चाहता या बाकी इवन के रूस या चीन के मिडल ईस्ट के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी मुल्कों तक फैले। लेकिन आमतौर पर देखा यही गया है कि जब इतनी अनसर्टन सिचुएशन हो और जब इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कोई ठोस इक़दामात भी नहीं लिए जा रहे, जब अमेरिका और उनके इत्तेहादी इसराइल को जो कुछ वो गज़ा में कर रहे हैं उसको रोकने के लिए इक़दामात नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ से लफ्ज़ी तौर पर भी वो ये कहते हैं कि हम इस जंग को बाकी मुल्कों तक नहीं बढ़ाना चाहते, तो एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, क्योंकि बातों से तो ये काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आई थिंक बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि सिचुएशन जो है इस वक्त बहुत टेंस है, और कोई भी जो मिस कैलकुलेशन ऑन एनी पार्ट कैन लीड टू सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द इंटायर रीजन। इस हवाले से मैं आपको फर्दर भी अपडेट करता रहूँगा। बहरहाल आज के इस वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।